वह एक उमस भरी गर्मी की रात थी। झींगुरों की आवाज जैसे पूरी आवाज में शोर मचा रही थी, जो कानों में लगातार गूंजती जा रही थी। मैं और मेरे दोस्त आ हुई शियाओ छिंग ने तय किया कि हम उस लंबे समय से वीरान पड़े पुराने घर में तानसेन करने जाएंगे। कहा जाता है कि यह पुराना घर कभी एक अमीर व्यापारी का निवास था, लेकिन बाद में उसके घर में लगातार अजीबोगरीब हत्याएं होने लगी। इसके बाद यह घर धीरे धीरे लोगों की यादों से ओझल हो गया और आसपास के लोगों की नजर में यह एक मनहूस भूतिया घर बन गया। हमने तेज रोशनी वाली टॉर्च जलाई और बहुत सावधानी से पुराने घर के अंदर कदम रखा। चांदनी टूटी फूटी खिड़कियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, जिससे जगह जगह भूतिया सी परछाइयां बन रही थीं। हमारे पैरों के नीचे की लकड़ी की फर्श चरमराने लगी, मानो वह पुराना घर धीमे धीमे वे अनकहे रहस्य सुना रहा हो जिन्हें कोई नहीं जानता। एक अंधेरी कोठरी में आ हुई अचानक उत्साहित होकर चिल्लाया, जल्दी देखो, यहाँ कढ़ाई वाले जूते हैं। मैं और शियाओ छिंग पास गए तो देखा कि एक जोड़ी सुंदर लाल कढ़ाई वाले जूते चुपचाप एक पुराने लकड़ी के स्टूल पर रखे हुए थे। उन कढ़ाई वाले जूतों के ऊपर जीवंत दिखने वाले गुलदाउदी के फूलों की कढ़ाई थी, जिनमें सोने और चांदी के धागे एक दूसरे के साथ चमक रहे थे और टॉर्च की रोशनी में वे रहस्यमय चमक बिखेर रहे थे। शियाओ छिंग जिज्ञासु होकर उन कढ़ाई वाले जूतों को उठाने के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो मैंने तुरंत उसे रोक लिया। इधर उधर मत छूना, ये चीज इस भूतिया जगह पर इतनी देर से पड़ी है, कौन जाने इसमें क्या अजीब बात हो। अहुई ने लापरवाही से कहा, डरने की क्या बात है, क्या पता ये कोई प्राचीन चीज हो, बाहर ले जाकर अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। ये कहते हुए उसने झट से कढ़ाई वाले जूते उठा लिए। जैसे ही अहुई ने कढ़ाई वाले जूते उठाए, एक ठंडी हवा का झोंका आया, कमरे का तापमान अचानक गिर गया और हमारी टॉर्च भी अचानक टिमटिमाने लगी। इसके तुरंत बाद एक हल्की सी रोने की आवाज कमरे में गूंजने लगी। वह आवाज जैसे कहीं दूर से आ रही हो और जैसे बिल्कुल कानों के पास हो। मुझे सिर में झुनझुनी सी महसूस हुई और पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। अहुई का चेहरा भी एकदम सफेद पड़ गया। उसके हाथ से कढ़ाई वाला जूता लगभग गिर ही गया था। जल्दी जूता वापस रख दो, मैंने जाओलू में चिल्लाकर कहा। अहुई ने घबराते हुए कढ़ाई वाला जूता फिर से लकड़ी की बेंच पर रख दिया, लेकिन वह रोने की आवाज न केवल बंद नहीं हुई बल्कि और भी तेज हो गई। हम डर के मारे चारों ओर देखने लगे, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक शियाओ छिंग ने सामने की ओर इशारा करते हुए चीख मारी, आह, वो क्या है। मैंने उसकी उंगली के इशारे की दिशा में देखा तो देखा कि एक लाल रंग की चौंगसम पहने हुई औरत धीरे धीरे हमारी ओर आ रही थी। उसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, जिससे उसका आधे से ज्यादा चेहरा ढका हुआ था। बस उसकी दो डरावनी आंखें अंधेरे में ठंडी चमक के साथ झिलमिला रही थीं। उसके पैरों में वही कढ़ाई वाले जूते थे जिन्हें हमने अभी अभी छुआ था। हम डर के मारे तुरंत मुड़कर भागने लगे, लेकिन उस औरत की रफ्तार हैरान कर देने वाली थी। कुछ ही पलों में वह हमें पकड़ने के लिए हमारे पीछे आ गई। अहुई बहुत तेजी से भाग रहा था, इसी वजह से वह फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। वह औरत अहुई के पास आकर धीरे धीरे उसके बगल में बैठ गई और अपनी सफेद सपाट हथेली से उसका चेहरा छूने लगी। अहुई डर के मारे कांप रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसके मुंह से बार बार निकल रहा था, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इसी समय एक बिजली ने रात के अंधेरे को चीरते हुए उस औरत का चेहरा रोशन कर दिया। मैंने डर के मारे देखा कि उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। उसका मुंह पूरी तरह खुला था और वह एक तीखी हंसी हंस रही थी। तुम लोग मेरी कढ़ाई वाली जूती को क्यों छू रहे हो, क्यों? हम पूरी ताकत से छटपटाने लगे, उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। अचानक मेरे दिमाग में एक उपाय आया। मैंने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस औरत पर फेंक मारा। पत्थर उसके माथे पर लगा। वह दर्द से चीख उठी और उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर हम लुढ़कते गिरते उस पुराने घर से बाहर भाग निकले। घर लौटने के बाद मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके बाद से मैं हर रात वही डरावना सपना देखने लगा। सपने में वही लाल छिपाओ पहने औरत, वही कढ़ाईदार जूते पहने, एक एक कदम मेरी ओर बढ़ती है और उसके मुंह से बार बार यही आवाज आती है, मेरे कढ़ाईदार जूते वापस करो, मेरे कढ़ाईदार जूते वापस करो। कुछ ही समय बाद आहुई और शियाओ छिंग में भी अजीब लक्षण दिखने लगे। वे दिन भर खोए खोए रहते, मुंह में बड़बड़ाते रहते और अक्सर उस औरत की परछाई भी देख लेते। हमने हर जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एक रात मैं इस यातना को और सहन नहीं कर सका और तय किया कि फिर से उस पुराने घर में जाऊं और सारी बात साफ करूं। मैं टॉर्च लेकर बहुत संभल कर पुराने घर में दाखिल हुआ और उस कमरे में पहुंचा जहां कढ़ाईदार जूते रखे थे। जब मैं कमरे में गया तो देखा कि वे कढ़ाईदार जूते गायब थे। जैसे ही मैं चारों ओर ढूंढ रहा था, अचानक मुझे एक जानी पहचानी रोने की आवाज सुनाई दी। मैं रोने की आवाज के पीछे गया तो देखा कि वही औरत एक कोने में बैठकर रो रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर पूछा, तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो? उस औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखों में गहरा दुख था। ये कढ़ाईदार जूते मेरे पति ने मुझे अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर दिए थे। उस साल मुझे किसी ने मार डाला था। उन्होंने मुझे इस पुराने घर में दफना दिया और कढ़ाईदार जूते भी यहीं रख दिए।
तुम लोगों ने मेरे कढ़ाईदार जूते छेड़ दिए, जिससे मेरी मुहर टूट गई। अब मैं चैन से नहीं रह सकती। जब तक ये जूते अपनी असली जगह पर नहीं रखे जाते, मैं मुक्त नहीं हो सकती। मैंने जल्दी से उससे पूछा, कढ़ाईदार जूते कहाँ हैं? उसने एक छुपे हुए खाने की ओर इशारा किया। मैंने उसे खोला और सचमुच वहां वे कढ़ाईदार जूते रखे थे। मैंने कढ़ाईदार जूते को लकड़ी की बेंच पर वापस रख दिया। उस औरत का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कृतज्ञता से मेरी ओर देखा और फिर अंधेरे में गायब हो गई। उसके बाद से मैंने फिर कभी डरावने सपने नहीं देखे। अहुई और शियाओ छिन के लक्षण भी धीरे धीरे गायब हो गए। वह पुराना मकान अब भी चुपचाप वहीं खड़ा है, मानो उस भूली बिसरी कहानी को बयां कर रहा हो। और वे कढ़ाईदार जूते भी हमेशा के लिए उस अंधेरी कोठरी में रह गए, एक सदा के लिए छुपा रहस्य बनकर।